आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो डेटा वेयर हाउस के आर्किटेक्चर पे बनाया गया है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। अच्छा, ये वाला जो आर्किटेक्चर है ये डिस्कस किया जा चुका है पहले। अगर इसको हम देखें तो इसमें बेसिकली देखें तो 3 पार्ट रहते हैं। पहला वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका ऑपरेशनल डेटा कहा जा सकता है इसको, या फिर पुराना वाला जो डेटा जिसको आपको डेटा वेयर हाउस में कन्वर्ट करना है, या फिर ऐसे मान के चले कि ये कॉम्बिनेशन है। रिलेशनल डेटाबेस है, इसमें ईआरपी सिस्टम से आपके पास परचेज डेटा है, लेगेसी डेटा मतलब पुराना डेटा। अच्छा, इस पे जो ऑपरेशंस किए जाते हैं वो मेनली 2 ही ऑपरेशंस हैं यहाँ पे, एक्सट्रैक्शन या क्लीजिंग। अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा अलग से पार्ट निकल के आता है जिसको ETL लॉजिक कहा जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाला आपका पार्ट आता है यहाँ पे मेटा डेटा रिपोजिटरी। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये पूरी डिटेल्स रखता है कि कौन सा वाला पार्ट कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें वो है एनालाइज क्वेरी वाला। एनालाइज क्वेरी वाला जो पार्ट है ये इस डेटा वेयर हाउस जो आपका बना है, उस डेटा वेयर हाउस के अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस करने की आपके पास में एक, ऐसे समझ लीजिए कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, ये जो डेटा है ये अलग अलग तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। हो सकता है ग्राफ बेस में किया जाए, हो सकता है क्वेरी बेसिस में किया जाए, हो सकता है कि किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इस डेटा को एक्सेस किया जाए। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये पूरा आर्किटेक्चर जो है, पूरा डेटा वेयर हाउस जो है उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं और किस तरीके से ये पार्ट अलग अलग तरीके से मिलकर साथ में काम करते हैं। सबसे पहला वाला जो पार्ट है जिसका मैंने अभी हमने बात की थी जिसके बारे में, जिसको ETL कहा जाता है, वो जो पार्ट है आपका वो कहलाता है डेटा स्टैकिंग एरिया। स्टैकिंग का मतलब जो होता है वो आपका जो डेटा है उस डेटा को प्रोसेस करना है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह की अगर ज़रूरत है तो मॉडिफिकेशन कर दिए जाएंगे। अगर और कुछ इसमें एडिशन वगैरह करना है तो वो भी इसमें परफॉर्म कर दिया जाएगा। तो डेटा स्टैकिंग एरिया की अगर हम बात करें तो इसमें मोस्टली 3 पार्ट हैं आपके। ETL इसको कहा जाता है, एक्सट्रैक्शन है इसके अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन है और लोड है। इंडेक्सिंग भी इसके साथ ही में होता है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि जो डेटा होगा उस डेटा की पूरी इंडेक्सिंग की जाएगी। इंडेक्सिंग मतलब डेटा कहाँ से लिया गया है, कौन सा डेटा कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सा डेटा जो ऐसे मान के चलिए कि काफ़ी सारा डेटा आपको जब कलेक्ट करना है, तो डेटा जब कलेक्ट करेंगे आप काफ़ी सारा, तो आपके पास में सारी डिटेल होनी चाहिए कि डेटा कहाँ कहाँ से लिया गया है। ETL टूल इसके लिए यूज में लिया जाता है। ETL जो है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ETL पे, तो ETL टूल इसके लिए यूज में लिया जाता है। अच्छा, ETL टूल के अंदर क्या होगा, स्क्रिप्ट रहेंगी, कुछ हो सकता है एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एंड लोड से रिलेटेड। ये सारी की सारी चीज़ें इस ETL टूल से इम्प्लीमेंट की जाती है। अच्छा, इस चीज़ को समझिएगा कि कोई जो डेटा है, द टास्क ऑफ करेक्टिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा, डेटा जो है उस पर कोई टास्क अगर परफॉर्म, मतलब कोई टास्क हमने परफॉर्म किया किस चीज़ के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, फिर डेटा को प्रोसेस करने के लिए, तो ये डेटा क्लीजिंग कहा जा सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डेटा क्लीजिंग जो है इसके फर्दर पार्ट्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्शन एंड लोडिंग। मतलब जो आपका ETL लॉजिक है उसको डिवाइड किसके थ्रू किया गया है, मतलब क्लीजिंग जो है, डेटा क्लीजिंग। अच्छा, डेटा क्लीजिंग और डेटा क्लीनिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ETL लॉजिक जो है वो क्लीजिंग से निकाला गया है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो द अप्रोक्सीमेट मैचिंग ऑफ डेटा रिक्वायर्ड फॉर दिस टास्क इज रेफर्ड टू ए फजी लुकअप। फजी का मतलब ये होता है कि आपके पास में डेटा काफ़ी सारा है, बहुत सारा आपके पास में डेटा है। उस डेटा में से अगर कोई डेटा आपके रिक्वायरमेंट वाला मैच करता है तो ये फजी लुकअप की कैटेगरी में आता है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ETL की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ETL के अंदर पार्ट क्या क्या रहेंगे, कैसे कैसे वो पार्ट काम करेंगे। तो इसमें एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ETL का मेन काम ये है कि वो डेटाबेस से आपका डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, उस डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस करने के बाद में उस डेटा को लोड कर देगा आपके डेटा वेयर हाउस में। अब आगे की जो फर्दर प्रोसेसिंग होनी है वो किसके थ्रू होनी है, आपके डेटा वेयर हाउस के थ्रू ही होनी है। तो यहाँ पे देखिएगा, टू गेट डेटा आउट ऑफ द सोर्स एंड लोड इट इनटू द डेटा वेयर हाउस। यही चीज़ हमने अभी डिस्कस की कि आपका जो डेटाबेस होंगे, जो ऑपरेशनल डेटाबेस है, जो ऑर्डिनरी आप डेटाबेस यूज में ले रहे होंगे, वहाँ से डेटा को
एक्सट्रैक्ट करना है, डेटा को वहाँ से लेना है एज ए सोर्स समझ के, और उस डेटा को लोड कहाँ कर देना है, डेटा वेयर हाउस के अंदर। अच्छा, ये वाली जो प्रोसेस है इसको सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि खाली डेटाबेस का डेटा आपको दूसरी लोकेशन पे कॉपी करना है। नेक्स्ट अगर देखें तो डेटा इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन OLTP डेटाबेस। OLTP जो होता है ये ऑर्डिनरी डेटाबेस की कैटेगरी में आता है। एंड ट्रांसफॉर्म टू मैच द डेटा वेयर हाउस स्कीमा। स्कीमा जो हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ये भी हो सकता है आगे डिस्कस कर लिए जाए। एंड लोडेड इनटू डेटा वेयर हाउस डेटाबेस। मतलब क्या है कि आपका जो डेटा था वो OLTP डेटाबेस से उठाया गया, उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म करने के बाद में कोई सा एक स्कीमा यूज में लिया गया। स्नोफ्लेक स्कीमा हो सकता है, स्टार स्कीमा हो सकता है, एक स्कीमा यूज में लिया गया और उसके थ्रू उसको डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर दिया गया। अब आगे का जो काम करना है वो डेटा वेयर हाउस इंजन को ही करना है, बाकी उस पर क्या प्रोसेसिंग वगैरह हो चुकी है, डेटा वेयर हाउस उसको मेंटेन करके रखेगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें देखिएगा, मैनी डेटा वेयर हाउस ऑल्सो इनकॉर्पोरेट डेटा फ्रॉम नॉन OLTP सिस्टम्स। मतलब क्या, ये जरूरी नहीं है कि आपका जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है वो खाली OLTP से ही किया जाए, इसके अलावा हो सकता है टेक्स्ट फाइल से किया गया हो, लेगेसी सिस्टम मतलब जो ओल्ड रनिंग सिस्टम है वो वाले, स्प्रेडशीट से हो सकता है डेटा लिया गया हो। अच्छा, ये वाला जो डेटा है इस वाले डेटा को भी रिक्वायरमेंट है एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग, ये तीनों ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट यहाँ भी रहेगी आपके, तो इसको समझिएगा अच्छे से, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो when defining ETL for data warehouse it is important to think of ETL as a process not a physical implementation। इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपका जो ETL है ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस है, कोई फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई फिजिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको समझिएगा कि ये सिर्फ क्या है, एक सिंगल प्रोसेस है। एक्सट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो एक्सट्रैक्शन के अंदर होना क्या है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि आपके डेटा सोर्स से डेटा को कॉपी करना है स्टैगिंग एरिया के थ्रू। काम किसका है, ये पूरा स्टैगिंग एरिया का है। एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग ये तीनों के तीनों काम है आपके स्टैगिंग एरिया के। अच्छा, यहाँ पे करना क्या होगा, डेटा जो होगा वो OLTP का भी हो सकता है या फिर किसी और डेटाबेस का भी हो सकता है, उस डेटाबेस के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अच्छा, ये पहली प्रोसेस है कि उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, अब आगे भेज दिया, अब इसको कोई मतलब नहीं है इस डेटा से, इसको एक्सट्रैक्ट करना था डेटा को, इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, चाहे वो डेटाबेस से किया हो, चाहे ऑर्डिनरी डेटाबेस से किया हो, चाहे OLTP, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल कहीं से भी किया हो, इसने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसने आगे डेटा को फर्दर मैनिपुलेशन के लिए भेज दिया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इस डेटा पे, नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जो होगी वो क्या होगी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होगा क्या, इसमें पहली चीज़ जो होती है वो है डेटा कन्वर्जन या फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, डेटा कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ रही है, डेटा जो एक्सेस किया गया, मान लीजिए उसका फॉर्मेट अलग था, यूजर्स को जो डेटा अब चाहिए डेटा वेयर हाउस के थ्रू उसका फॉर्मेट अलग होगा, नॉर्मल सी बात है। तो सबसे पहली जो ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है वो है डेटा कन्वर्जन या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की। अच्छा, यहाँ पे किया क्या जाता है कि उसको उस फॉर्मेट में या उन सिमेंटिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, जो डेटा वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो इसमें ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो है डेटा क्लीनिंग या फिर क्लीजिंग। अच्छा, डेटा क्लीनिंग जो है इसके अंदर डेटा स्क्रबिंग भी आता है। डेटा स्क्रबिंग की अगर हम बात करें तो यूज डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब कि क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे पोस्टल एड्रेस चाहिए किसी को, तो आपका जो डेटाबेस है उस डेटाबेस के अंदर डेटा स्क्रबिंग की गई, उसमें डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जो था वो पार्ट अलग से कर दिया गया, अलग पार्ट बना दिया गया। अगर किसी भी पॉइंट पे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे आप उस टर्म से रिलेटेड डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं उसमें। डेटा ऑडिटिंग का फीचर ये देता है। डेटा ऑडिटिंग के अंदर क्या है कि डिस्कवर सस्पिशियस पैटर्न, मान लीजिए कि आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न है जो सस्पिशियस है, जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, या फिर हो सकता है कि जो डेटाबेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उन पैटर्न्स को डिस्कवर करना है। अच्छा, वो वाले पैटर्न्स भी निकालने हैं या वो वाले रूल्स भी निकालने हैं जो सर्विसेज को वायलेट कर रहे हो, मतलब कुछ रूल्स जो आपने बना के रख दिए कि ये वाला डेटा ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, अगर वो डेटा नहीं है तो उनको आपको डिस्कवर भी करना रहेगा। किस पार्ट के अंदर होगा, ये डेटा स्टैगिंग के ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट के अंदर।
अच्छा, कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो काफ़ी सारे सोर्सेज से किया जाएगा, अलग अलग सोर्सेज से किया जाएगा। अब जो अलग अलग सोर्सेज है आपके, वहाँ से जब डेटा एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया गया तो वो डेटा अलग अलग सोर्सेज का डेटा जब एक्सट्रैक्ट होगा पूरा का पूरा अलग अलग पार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया, उसका मान लीजिए कन्वर्जन भी हो गया, लेकिन बाद में उस डेटा को कंबाइन तो करना पड़ेगा। कंबाइन करेंगे तभी तो आप उसको एज ए सिंगल फॉर्म में डेटा वेयर हाउस में स्टोर करवा सकते हैं। तो ये काम भी ट्रांसफॉर्मेशन का है कि वो वाला जो डेटा था उस डेटा को आपको क्या करना है, अब साथ में कंबाइन करना है जो मल्टीपल सोर्सेज से आपने कलेक्ट किया है। उसके बाद में आता है डेटा क्वालिटी पैराडिगम। अच्छा, डेटा क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है। मतलब क्या आप डेटा ट्रांसपोर्ट तो कर रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब आपका जो स्टैगिंग एरिया है वो ये क्वालिटीज आपको प्रोवाइड कराएगा। पहली चीज़ तो डेटा जो होगा वो करेक्ट रहेगा, पूरा का पूरा अनएम्बिजियस रहेगा, मतलब क्लियर रहेगा, कुछ उसमें ऐसा नहीं रहेगा जो यूजफुल ना हो। कंसिस्टेंट रहेगा डेटा, अपडेशंस उसमें किए जा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी रिडंडेंसी से रिलेटेड वगैरह। कंप्लीट रहेगा पूरा का पूरा डेटा, ऐसा नहीं होगा कि 10 डेटाबेस थे आपके पास में, 10 में से खाली 9 ही डेटाबेस का डेटा को आपको लोड किया गया है उसके अंदर एक्सट्रैक्ट करके, ऐसा नहीं होगा। अगर 10 डेटाबेस है तो पूरा का पूरा डेटा आपका स्टोर किया जाएगा और कंबाइन किया जाएगा। अच्छा, डेटा क्वालिटी भी चेक करना होगा भाई, सिंपल सी बात है कि ये सारी चीज़ें तो हमने चेक कर ली, उसके बाद डेटा की क्वालिटी भी तो चेक करनी पड़ेगी। तो डेटा क्वालिटी जो है ये 2 प्लेसेस पे चेक की जाती है। पहली तो आफ्टर एक्सट्रैक्शन चेक की जाती है और दूसरी आफ्टर क्लीनिंग। ये चीज़ याद रखिएगा कि 2 लोकेशन पे चेक की जाएगी, पहली एक्सट्रैक्शन के बाद, दूसरी क्लीनिंग के बाद। और मान लीजिए अगर कोई किसी लोकेशन पे ऐसा लगता है कि इसको वापस से प्रोसेसिंग की ज़रूरत है तो उसको वापस से रीप्रोसेस भी किया जा सकता है डेटा को। तो इसमें ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो पार्ट आपका निकल के आता है वो है लोडिंग। लोडिंग की अगर हम बात करें तो लोडिंग करता क्या है, फिजिकली बिल्ड टू हैव द मिनिमल सेट ऑफ कंपोनेंट। अच्छा, सिंपल सी चीज़ को ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए डेटाबेस था काफ़ी बड़ा सारा, उन सारे डेटाबेस को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, सारे डेटाबेस को कन्वर्जन किया, उसके बारे में कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके हमने रख दिया उसको एक जगह। अब नॉर्मल सी बात है कि उस डेटाबेस को जब लोड करना होगा वहाँ पे से कुछ कंपोनेंट हमको चाहिए होगा, तो हम जो सर्च करेंगे, तो सर्च जब करेंगे तो मिनिमल नंबर ऑफ सेट से करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको कोई सी भी क्वेरी जनरेट करनी होगी या उस डेटा वेयर हाउस से किसी डेटा को हमको एक्सेस करना होगा, तो किया क्या जाएगा कि वो जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को मिनिमाइज कर दिया जाएगा, मिनिमल कर दिया जाएगा कि कम से कम कंपोनेंट्स वहाँ पे रखे जाएं। नेक्स्ट अगर देखें तो द प्राइमरी की इज अ सिंगल फील्ड कंटेनिंग मीनिंगलेस यूनिक इंटीजर। आपके जो इसमें प्राइमरी की बनाई जाती है, जो आपकी प्राइमरी की रहेगी आपके डेटाबेस की, वो यहाँ पे सैरोगेट की कहलाएगी। ये चीज़ बच्चे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेटाबेस हाउस में लोडिंग के टाइम पे जो आपकी प्राइमरी की रहेगी, उनके जो सिंगल फील्ड होंगे यूनिक इंटीजर वाले, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके उस टाइम पे, सैरोगेट की। नेक्स्ट है आपका द डेटा वेयर हाउस ऑन्स दीज कीज एंड नेवर अलाउ एनी अदर एंटिटी टू असाइन देम। मतलब ये वाली जो की होगी ये आपका डेटा वेयर हाउस खुद मतलब खुद ले लेगा अपने अंडर में, और यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू को उनमें असाइन नहीं होने देगा। डीनॉर्मलाइज फ्लैट टेबल्स। अच्छा, ये चीज़ भी अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो टेबल्स थी, जो नॉर्मलाइज टेबल थी, उनको डीनॉर्मलाइज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जो एट्रीब्यूट्स थे वो काफ़ी सारी जगह हमको ऐसे एट्रीब्यूट मिले कि उनको अगर एक ही पोजीशन पे रखा जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इसलिए किया क्या जाता है कि उन टेबल्स को डीनॉर्मलाइज किया जाता है। ऑल एट्रीब्यूट इन अ डायमेंशन मस्ट टेक ऑन अ सिंगल वैल्यू इन द प्रेजेंस ऑफ डायमेंशन प्राइमरी की। इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि जो सिंगल वैल्यू वाले एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक सिंगल डायमेंशन वाली टेबल में एक प्राइमरी की बना के एक सिंगल लोकेशन पे सेट कर दिया जाता है। इस चीज़ को नॉर्मलाइज फ्लैट टेबल्स के तरह काम में लिया जाएगा। मतलब आपका जो टेबल होगा उनको डीनॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मेटा डेटा रिपोजिटरी। मेटा डेटा की अगर हम बात करें तो मेटा डेटा सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन कई बार बैंक पीओ में तो कई बार पूछा गया है कि मेटा डेटा क्या होता है। डेटा अबाउट डेटा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिए बुक है आपके पास में,
बुक का जो इंडेक्स रहेगा वो इंडेक्स है आपका मेटा डेटा, मतलब डेटा अबाउट डेटा, जो अंदर का जो पार्ट होगा बुक का, अंदर जो पैराग्राफ वगैरह होंगे, जो चैप्टर्स वगैरह होंगे, उन सबकी डिटेल आपके इंडेक्स में दी हुई है। तो आपका इंडेक्स जो है वो आपके लिए मेटा डेटा है, बाकी का जो डेटा है आपके लिए वो तो सिंपल डेटा है ही। मेटा डेटा की अगर हम बात करें, अ मेटा डेटा रिपोजिटरी इज अ डेटाबेस क्रिएटेड टू स्टोर मेटा डेटा। मेटा डेटा को स्टोर करने के लिए जो पार्ट यहाँ पे पर्टिकुलरली बनाया गया है वो है आपका मेटा डेटा रिपोजिटरी। अब मेटा डेटा रिपोजिटरी टिपिकली कंटेन्स सिंपल डेफिनेशन ऑफ द वेरियस डेटा स्ट्रक्चर। अच्छा देखो, यहाँ पे मेटा डेटा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हो सकता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो। कहीं से आपने डेटा को जो उठाया वो हो सकता है अलग टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हो, कोई दूसरी लोकेशन पे अलग टाइप का डेटा स्ट्रक्चर हो। तो ये चीज़ तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी कि कौन सी लोकेशन पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, ताकि उसको अच्छे से एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट है आपका रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकली स्टोरिंग एंड कैटलॉगिंग मेटा डेटा। मतलब क्या कि आपका जो डेटा है वो डेटा फिजिकली होना चाहिए, मतलब जो डेटा आपने डेटा वेयर हाउस बनाते टाइम पे स्टोर किया है उस डेटा का एक कैटालॉग बनना चाहिए, पूरा का पूरा कैटलॉग जिसको हम बोलते हैं। कैटलॉग के अंदर क्या रहेगा, पूरी की पूरी डिटेल्स रहेगी। अच्छा, इसको डेटा डिक्शनरी से भी रिलेट किया जा सकता है, सेम वैसा ही लॉजिक रहेगा, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। नेक्स्ट अगर देखें, डेटा इन अ मेटा डेटा रिपोजिटरी शुड बी जेनरिक। डेटा जो है वो हमेशा जेनरिक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, करंट होना चाहिए एंड हिस्टोरिकल भी होना चाहिए। करंट का मतलब जो अभी वाला प्रेजेंट वाला डेटा है, मतलब जो अभी रनिंग में चल रहा होगा वो वाला डेटा है। हिस्टोरिकल मतलब पुराना वाला डेटा। अच्छा, पुराना वाला डेटा की जरूरत क्यों पड़ रही है, ताकि कंपैरिजन किया जा सके या फिर पूरा का पूरा टेबल्स को मेंटेन करके रखा जा सके, पूरे डेटा को एक जगह लोकेशन पे मेंटेन करके रखा जा सके। मेटाडेटा रिपोजिटरी यूज टू बी रेफर्ड टू एज ए डेटा डिक्शनरी। ये चीज जस्ट अभी हमने डिस्कस की कि मेटाडेटा रिपोजिटरी जो है इसको क्या बोला जा सकता है, डेटा डिक्शनरी बोला जा सकता है। डेटा डिक्शनरी का काम क्या होता है, सेम वही काम होता है जो हमने इंडेक्सिंग का देखा। इंडेक्सिंग के अंदर जैसी चीज़ होती है सेम डेटा डिक्शनरी के अंदर होती है, मतलब अलग अलग पार्ट का जो जितनी भी डिटेल्स होंगी सारी की सारी डेटा टाइप से रिलेटेड हो, उनके वेरिएबल से रिलेटेड हो, जिस भी चीज़ से रिलेटेड हो जो डेटा से बिलोंग करती हो, वो सारी की सारी यहाँ पे मेटा डेटा रिपोजिटरी मेंशन करके रखेगी। नेक्स्ट आता है आपका डेटा प्रेजेंटेशन एरिया। अच्छा, इस चीज़ को समझिएगा, पहला वाला जो पार्ट था आर्किटेक्चर का, उस पार्ट के अंदर आपके सिंपल डेटाबेस थे, मतलब रिलेशनल डेटाबेस वहाँ पे हो सकता है, या फिर आपका OLTP हो सकता है। रिलेशनल था वहाँ पे, OLTP था वहाँ पे, ऑपरेशनल डेटाबेस जिसको बोला जाता है। अच्छा, ये किस किस में हो सकता था, स्प्रेडशीट हो सकता था, टेक्स्ट फाइल हो सकता था, किसी भी तरीके से हो सकता था। तो ये वाला था पहला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट जो आया आपका वो आया आपका ETL लॉजिक वाला, मतलब डेटा स्टेकिंग एरिया वाला। नेक्स्ट पार्ट जो आया आपका वो है मेटा डेटा रिपोजिटरी वाला। उसके बाद वाला जो पार्ट आया आपका वो है डेटा प्रेजेंटेशन, मतलब जहाँ पे आपका जो डेटा है। अच्छा, मेटा डेटा इंजन जो है, मेटा डेटा इंजन नहीं सॉरी, डेटा वेयर हाउस इंजन जो है आपका, उसका काम क्या रहेगा कि कोई सी क्वेरी अगर उसके पास में आती है तो डेटा वेयर हाउस से उस क्वेरी को, मतलब उस डेटा को, जो रिक्वायर्ड डेटा है उस डेटा को बाहर लाने का काम किसका रहेगा, डेटा वेयर हाउस इंजन का। उसके बाद वाले जो पार्ट है जहाँ पे आप उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, आप उस डेटा को मान लीजिए ग्राफ के फॉर्म में चाहते हैं, आप उस डेटा को एज ए क्वेरी फॉर्म में चाहते हैं, या फिर आप उस डेटा को डायरेक्टली किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये है आपका डेटा प्रेजेंटेशन एरिया। डेटा प्रेजेंटेशन एरिया जो है ये OLAP हो सकता है, ऑनलाइन, ये आपको पता होगा, इसकी फुल फॉर्म सभी को पता होगी। नेक्स्ट है आपका डेटा मार्ट्स। डेटा मार्ट्स जो है ये छोटे छोटे पार्ट हैं, डेटा वेयर हाउस के छोटे छोटे पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। ऐसा भी बोला जा सकता है कि डेटा मार्ट्स जो है उनको यूज में लेके डेटा वेयर हाउस बनाया जा सकता है, या फिर ये भी बोला जा सकता है कि डेटा वेयर हाउस के छोटे छोटे पार्ट अलग अलग कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो है ये दोनों की दोनों डेफिनेशन सही है, एक इंडिपेंडेंट डेटा वेयर हाउस की है, एक डिपेंडेंट डेटा वेयर हाउस की है। नेक्स्ट आते हैं आपके ROLAP एंड MOLAP। अच्छा, ये दोनों के दोनों इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो OLAP है इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसका डिटेल डिस्कशन अलग से किया जाएगा, जहाँ पे डिफरेंस रहेगा OLAP वर्सेज OLTP भी रहेगा आपका। अच्छा, आपका जो डेटा रिप्रेजेंटेशन एरिया है उसमें क्या क्या हो सकते हैं, डेटा मार्ट्स हो सकते हैं, OLAP हो सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल डेटा प्रेजेंटेशन इसको बोला जाता है, क्वेरी प्रोसेसिंग सिस्टम हो सकता है। OLAP की अगर हम बात करें तो OLAP क्या होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग।
अच्छा, ये एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि OLAP को और किस नाम से जाना जाता है, ये OLAP का काम क्या है। तो OLAP जो है आपका ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है दैट सपोर्ट एड हॉक क्वेरिंग। मतलब जो क्वेरी आपकी की जाने वाली है वो सारी की सारी क्वेरीज जो होंगी वो OLAP के बेसिस पे ही होंगी। इनेबल्स मैनेजर्स एंड एनालिस्ट टू इंटरेक्टिवली मैनिपुलेट डेटा। मतलब क्या कि आपका जो डेटा है उस डेटा से इंटरेक्शन करने के लिए आपका OLAP आपको यूज में लिया जाएगा। मतलब आपने जो जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, डेटा वेयर हाउस के डेटा को, तो पहले आपका बीच वाला जो मिडिल पार्ट होगा, मतलब आप दोनों के बीच में जो होगा वो होगा OLAP। The idea is to allow the user to easy and quickly manipulate and visualize the data through multi-dimensional view। नॉर्मल सी बात है, OLAP अगर हम यूज में ले रहे हैं, OLAP का काम क्या होता है कि OLAP आपके डेटा को मल्टी डायमेंशंस में आपको शो करवा सकता है। तो यहाँ पे OLAP यूज में लेने के लिए मेन रीजन ही यही है कि आप अपने डेटा को एक्सेस कर पाएँ। एक्सेस किस तरीके से कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को एक्सेस कर पाएँ, जल्दी से जल्दी एक्सेस कर पाएँ, और जो व्यू रहे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। नॉर्मल सी बात है कि अगर 2 डायमेंशन व्यू रहता वहाँ पे तो प्रॉब्लम आती डेटा को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे आपके पास 3 डायमेंशनल व्यू है। OLAP के जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इधर प्रोडक्ट है, इधर क्वार्टर है, मंथ्स हो सकते हैं, ईयर्स हो सकते हैं। यहाँ पे ये ऑफिस है, मतलब 3 डायमेंशंस है आपके पास। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई फैक्ट निकालने होंगे, कोई सा भी फैक्ट मान लीजिए आपको चाहिए, आपने क्वेरी जनरेट की कि मुझे ये वाला फैक्ट चाहिए, तो क्वेरी जो रन करेगी वो रन किस पे करेगी, इन तीनों पार्ट पे करेगी। ऑफिस पे करेगी, जो ऑफिस यहाँ पे गिवन है आपको, प्रोडक्ट पे करेगी, जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, और जो क्वार्टर है। ये 3 एलिमेंट हैं इस OLAP के। ये मल्टी डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके डेटाबेस का। यहाँ तक का पार्ट समझ लीजिएगा कि जो मल्टी डायमेंशनल पार्ट्स हैं, क्वेरी जब वहाँ पे जाती है तो क्वेरी का जो आंसर निकल के आता है वो पूरे पार्ट से निकल के आएगा, कोई इंडिविजुअल पार्ट से निकल के नहीं आने वाला है। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट आते हैं आपके डेटा मार्ट। डेटा मार्ट जो है, डेटा मार्ट की अगर हम बात करें, अच्छा इसको बेसिक वे में अगर समझे तो डेटा मार्ट वो वाला हिस्सा है जिसके थ्रू आप लोग डेटा वेयर हाउस को एक्सेस करते हैं, या फिर डेटा वेयर हाउस के आपने मान लीजिए सिंपल पार्ट डिवाइड कर दिए। एक बड़ा सारा डेटा वेयर हाउस था, उसके मान लीजिए छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर दिए, तो वो जो पार्ट्स होंगे वो कहलाएंगे डेटा मार्ट। अ फ्लेक्सिबल सेट ऑफ डेटा ideally based on the most atomic data possible to extract from operational source। मतलब क्या कि आपका जो ऑपरेशनल डेटाबेस होगा, ऑपरेशनल सोर्स जो होगा, उससे डेटा को पर्टिकुलरली उसी डेटा को एक्सेस करना जो आपको चाहिए। जैसे एग्जांपल लें कि एक कंपनी है, उसका डेटा वेयर हाउस बना हुआ है। आप लोगों को मान लीजिए कोई क्वेरी रन करनी है और वो क्वेरी रिलेटेड है एम्प्लॉय मैनेजमेंट से, तो आप सिर्फ एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाला पार्ट ही तो एक्सेस करेंगे, पूरा का पूरा डेटा वेयर हाउस थोड़े ना एक्सेस करेंगे, आपको सिर्फ वही वाला पार्ट करना है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट था उसमें से आपको सिर्फ ये वाला पार्ट एक्सेस करना है, तो किया क्या गया, इस पार्ट को सेपरेट बना दिया गया। ये पार्ट ही कहलाया आपका डेटा मार्ट। डेटा मार्ट की अगर हम बात करें तो ए डायमेंशनल मॉडल फॉर अ लार्ज डेटा वेयर हाउस कंसिस्ट ऑफ बिटवीन 10 to 25 सिमिलर लुकिंग डेटा मार्ट्स। मतलब क्या कि अगर कोई बड़ा डेटा वेयर हाउस है तो उसके वेरी करते रहते हैं। अच्छा, ये फिक्स नहीं है वैल्यू कि ये 10 to 25 ही होंगे, ये वैल्यू जो है ये वेरी करती रहती है हमेशा, कि आपका जो डेटा वेयर हाउस होगा उस डेटा वेयर हाउस के कुछ डेटा मार्ट बने हुए होंगे। क्यों बनाए गए, ताकि एक्सेस करने में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ तक का पार्ट समझ आया होगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट की अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डायरेक्टली हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके डेटा मार्ट्स हैं, ये आपका डेटा वेयर हाउस है, यहाँ भी आपका ये डेटा वेयर हाउस है और ये डेटा मार्ट्स हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो डेटा मार्ट है, इनके अंदर जो डेटा है, ये डेटा पूरा का पूरा जाके फिर बाद में बनता है आपका डेटा वेयर हाउस। मतलब क्या है कि ये वाला डेटा मार्ट इस डेटा वेयर हाउस पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। इनका जो डेटा होगा ये इंडिविजुअल अपना अपना डेटा होल्ड करके रखते हैं। ये जब कंबाइन हो रहे होंगे तब आपको डेटा वेयर हाउस पूरा का पूरा मिल रहा होगा, तो ये कहलाते हैं इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट। नेक्स्ट जो है आपका डेटा वेयर हाउस को यूज में लेके अगर व्यू डिसाइड करके अलग अलग डेटा मार्ट बना दिए जाएं तो वो चीज़ कहलाएगी आपकी डिपेंडेंट डेटा मार्ट। डिपेंडेंट डेटा मार्ट क्यों हुए, क्योंकि ये वाले जो डेटा मार्ट हैं, ये वाले डेटा मार्ट डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपके डेटा वेयर हाउस पे। तो मतलब अगर डेटा वेयर हाउस के अंदर चेंजेज होते हैं तो डेटा मार्ट्स के अंदर भी चेंजेज रहेंगे। यहाँ वाले पार्ट में ऐसा नहीं था। यहाँ पे अगर डेटा मार्ट की अगर हम बात करें तो डेटा मार्ट सारे सारे इंडिविजुअल है, ये सारे कंबाइन होकर डेटा वेयर हाउस आपका बनाते हैं। यहाँ तक का पार्ट समझ आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।
कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में क्या मतलब क्या क्या चीज़ें और आपको चाहिए, कौन से टॉपिक्स है। वैसे तो सारे टॉपिक्स जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कवर करने की। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें डेटा माइनिंग से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें OLAP और OLTP का जो कंपैरिजन है वो पूरा डिस्कस कर दिया जाएगा। ROLAP और जो MOLAP जो बचे हुए हैं वो भी डिस्कस कर दिए जाएंगे। जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे वीडियो अपलोड करने की। अच्छा, तो वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।